हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड मॉक टेस्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस जो है वो एचपी पीएससी ने, आपको पता ही है कि लेटेस्ट सिलेबस जारी कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और एक नहीं मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। तो इसी तरीके के अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो एक बार आपको कमेंट यस जरूर कमेंट करना है, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग जो है वो इंटरेस्टेड हो। ठीक है। अब इस मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है वो इंडियन जीके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और एचपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ्स की जनरली हम ट्रिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, जो कि आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरी चीज, मैथ्स में तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन आपके लिए ये होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक लाइन कि जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। और ये लाइंस आप सभी से कहीं ना कहीं पर रिलेट करती है जो ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से शाम दौड़ते हैं, सुबह दौड़ते हैं, शाम दौड़ते हैं, दिन में अपनी जो है वो रिटर्न की तैयारी करते हैं, तो आपकी जिंदगी तपिश में ही चल रही है अभी, और ये तपिश आपको जरूर पे ऑफ करेगी जिस दिन आपका ग्राउंड क्लियर हो जाएगा। उससे बाद आप रिटर्न क्लियर करोगे और उससे बाद जो है वो आपको पुलिस की वर्दी मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चों के सपने हैं जो कि दिन रात देख रहे हैं, दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे जो बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिन्होंने आज से पहले जो है वो कभी भर्ती की तैयारी की नहीं थी, दौड़े भी नहीं थे। ठीक है, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं सुबह शाम। तो यार हार नहीं माननी है बिल्कुल, जिंदगी इसी हिसाब से चलती है, मतलब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो सुबह तैयारी कीजिए, शाम को तैयारी कीजिए। आपको लगता है कि मैं कहीं पर कम हूं, कहीं पर कमी आ रही है, उस चीज को और ज्यादा अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, आईएसए फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आईएसए की, तो ये याद रखिएगा आईएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका 7वां सेशन हुआ था, एक तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कहां पर हुआ था? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है वो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। ट्राई इज अ रेगुलेटरी बॉडी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? ट्राई जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी एक नियामक संस्था है? सबसे पहले तो आपको ट्राई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एब्रीवेशन करके एक सिलेबस में मेंशन किया हुआ है ना, एब्रीवेशन करके, तो वो चीज एब्रीवेशन क्या यानी कि फुल फॉर्म। तो ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई की फुल फॉर्म होती है आपकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी ये क्या होगी? ये होगी ट्राई की फुल फॉर्म। तो ट्राई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। बट यहां पर क्वेश्चन ये है कि ट्राई जो है वो किससे चीज से रिलेटेड है, तो आपको पता ही लग गया, ये है आपका टेलीकॉम से, दूर संचार से जो है ये आपका संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले पुलिस कांस्टेबल बैच भी हमारा चल रहा है, जिसमें हमने नेशनल, अभी थोड़े दिन पहले जो है वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी करवाई थी, मतलब एग्जैक्ट आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल। लाइव क्लासेस लगती हैं। ठीक है, उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते हैं, क्वालिटी पीडीएफ मिलती है, टेस्ट सीरीज नेगेटिव मार्किंग के साथ, बहुत कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, पूरे हिमाचल में कंपेयर कर लीजिएगा, एक बार डेमो लेक्चर्स देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब अच्छे से आपकी तैयारी होगी, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अगला है आपका, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, वो कब पास किया गया था? तो हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था आपका 1955 में। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन आपको एक आधा आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिल सकता है। अब देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, एक आधा तो आपको इधर उधर का पढ़ना पड़ेगा, कहीं भाई टपक जाए तो कोई पता नहीं लगता। बट जितना सिलेबस में होगा वो सारा तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 400 डेज यानी कि 400 डेज नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये हाल ही में ही किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी यहां पर क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चेतन भगत। ठीक है, 100 डेज नहीं, सॉरी 100 डेज नहीं, 400 डेज जो लिखी गई है वो लिखी गई है आपकी चेतन भगत के द्वारा। समझ आ गया? भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो बोला जाता है आपके सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर थे। इसका टाइम 1829-30 यहां पर मेंशन किया जाता है। तो जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऑप्शन में दिया होगा वो आपको लगाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन जब हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, डब्ल्यू सी बनर्जी ने जो है वो उसकी अध्यक्षता करी थी। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी अध्यक्ष थे। ये आपको यहां पर याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक उड्डयन यानी कि जो इंडियन सिविल एविएशन है उसके फादर किसको कहा जाता है? तो उसके फादर कहा जाता है आपका जे.आर.डी. टाटा को। ये याद रखिएगा, जे.आर.डी. टाटा को उसका फादर कहा जाता है, ठीक है। और शुरू हुई थी 1932 में आपकी एयरलाइंस, टाटा एयरलाइंस को इन्होंने जो है वो 1932 में शुरू किया था। कौन सी सिटी को सिटी ऑफ पियर्ल्स कहा जाता है? मोती का शहर किसको कहा जाता है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो मोती का शहर कहा जाता है आपका हैदराबाद को। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखने वाले हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं स्टैटिक जीके जो होती है वो आपको यहां पर जो है वो पुलिस के लिए पढ़नी है। अगला है, भारत में पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था आपका राजस्थान, ठीक है। और जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जिला था आपका नागौर जिला। पहला जिला मतलब नागौर जिला था और जो शहर मतलब स्टेट थी वो थी राजस्थान। 1959 को जो है वो अपनाया था सबसे पहले, ये आप यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जीके में इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरोल। अब देखिए, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे तो सिलेबस में आपका सिर्फ एक चैप्टर मेंशन किया हुआ है साइंस का, जो कि है इन्वेंशंस वाला, ठीक है। बट थोड़े बहुत क्वेश्चन हम इधर उधर से भी डिस्कस करेंगे, वो तो डिस्कस करेंगे ही, बट इधर उधर के भी थोड़े बहुत जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन जो है वो आपका ई, उसको टैकोफेरोल के नाम से जो है वो जाना जाता है, विटामिन ई को, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, विटामिन ई जो है वो फैट सोल्यूबल है, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो विटामिन ई याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, या फिर दाब का एसआई मात्रक क्या है? क्या होती है प्रेशर की यूनिट? तो वो होती है आपकी पास्कल, ठीक है। और कई बार थोड़ा सा डीप अगर कोई पूछ लेगा तो 1 पास्कल किसके इक्वल होता है? तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के जो है वो इक्वल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आम क्वेश्चन है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा एसिड जो है वो आपको लेमन में देखने को मिलेगा? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्रीवियस में भी आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो है वो साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में आपको जो है वो सिट्रिक एसिड ही देखने को मिलेगा। तो अगर कभी खट्टे फल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप सिट्रिक एसिड लगा सकते हो। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, ठीक है। जो मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का, वो इनमें से कौन सा है? तो वो है आपका मीथेन। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। कई बार मीथेन का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। याद रखिएगा, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन होता है और मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो ये तो क्वेश्चन आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है क्योंकि इन्वेंशंस वाला है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और 2024 के एक सेंट्रल लेवल के एग्जाम में इसको जो है वो पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि हिमाचल में तो ऐसा इतने एग्जाम हुए नहीं है तो क्या ही अंदाजा लगाना। बट चलिए, जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक द्वारा जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। कब की गई थी? 1932 में। तो ये भी याद रखिएगा और जेम्स चैडविक भी याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप इसको बोल सकते हैं। अगला है, वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडे का? देखिए, एक चीज याद रखिएगा, वॉशिंग सोडे को बोलते हैं आपका सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है इसको, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है Na2CO3। सेकंड आंसर सही होगा, Na2CO3 आपका वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सी डिसीज है जो कि आपका डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की, तब होती है? तो गॉइटर पहला आंसर सही होगा। घेंगा, घेंगा रोग जो है वो आपका किसके कारण होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। अगर हम बात करें गॉइटर की, जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है उसमें क्या होता है? उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसका आकार बढ़ जाता है, तो उसको बोल जाता है आपका घेंगा। याद रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जो आपका अर्थ पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, ठीक है, जिसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? क्या ऑक्सीजन पाई जाती है, क्या सिलिकॉन, क्या एल्यूमिनियम, या फिर आयरन? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है अप्रॉक्स 46.6%, और उसके बाद आपका सिलिकॉन का नंबर आता है, ठीक है, जो कि है 27.7%। याद रखिएगा, ठीक है। परसेंटेज नहीं पूछी जाएगी बट ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है आपका, हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसका मेन काम क्या है? क्या वो भोजन को पचाता है,
ऑक्सीजन का परिवहन करता है, संक्रमण से लड़ता है या रक्त का थक्का बनाता है? तो इसका याद रखिएगा, सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। पूरी बॉडी में आपका ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है जी, वो कौन करता है? वो आपका हीमोग्लोबिन कर मतलब कि ह्यूमन ग्लोबिन करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, कौन सा नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के सीधे अनुपाती होता है? ठीक है, कौन सा लॉ कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चार्ल्स का नियम। चार्ल्स लॉ जो है ये आपका कहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है वो यहां पर चूज करना है, ठीक है। वैसे ही सिलेबस से आउट करा है, बट फिर भी मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा आपको स्पेलिंग्स वगैरह का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें आपका एकोमोडेट की स्पेलिंग पूछी गई है, तो डबल सी और डबल एम आपको यहां पर याद रखना है जब एकोमोडेट की आप स्पेलिंग पढ़ोगे, ठीक है। तो कौन सी स्पेलिंग सही होगी? ACCOMMO, ठीक है, ACCOMMODATE, ठीक है जी, एकोमोडेट। ये एकोमोडेट का मतलब क्या होता है कि किसी को सफिशिएंट स्पेस जो है प्रोवाइड करना, ये इसका जो है वो सही आंसर होगा। सिनोनिम क्या होगा फर्टिव का? ठीक है, वैसे सिनोनिम एंटोनिम्स मेंशन नहीं किए गए हैं, बट मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये जो पीडीएफ है वो पहले ही हमने टाइप कर दी थी, बट चलो एक आधा सिनोनिम आप पढ़ लोगे तो कोई आपका घाटा नहीं जाएगा। अगली बार से जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स को जो है वो रिमूव कर देंगे। फर्टिव का जो है वो मतलब क्या होता है? देखिए, फर्टिव का मतलब अगर बोलें तो किसी चीज को हाइड करना, किसी चीज को छुपाना जो है वो फर्टिव का मतलब होता है। गिरफ्तारी के डर से या पकड़े जाने के डर से किसी चीज को हाइड करना, फर्टिव, ठीक है। तो सिनोनिम इसका क्या होगा? सिक्रेटिव, ठीक है। सिक्रेटिव जो है वो इसका सिनोनिम होगा। इसके अलावा स्टेल्थी इसका जो है वो सिनोनिम होता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको जो है वो याद रखना है। अगला है एरर को आइडेंटिफाई करो। चलो ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ही डिड नॉट नो दैट ऑनेस्टी वॉज ऑलवेज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉलिसी और नो एरर, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस आपके पास आते हैं कि ए सेंटेंस गलत है या बी गलत है या सी में एरर है या फिर डी में एरर है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। कौन सा सेंटेंस इसमें गलत है? क्या बोला गया है? ही डिड नॉट नो दैट ऑनेस्टी वॉज ऑलवेज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉलिसी या फिर नो एरर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, ठीक है। सी स्टेटमेंट जो है उसमें एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ऑल यहां पर जो है वो यूज नहीं किया जाता, इसकी जगह पर क्या आएगा? द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल सा आएगा, द बेस्ट पॉलिसी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही डिड नॉट नो दैट ऑनेस्टी वॉज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, ये आएगा। ऑल जो है वो यहां पर यूज नहीं होगा, एक तरीके से फ्रेज के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके की भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रपोजिशन से रिलेटेड, तो प्रपोजिशन आपको सब कुछ पता होनी चाहिए। द रिपोर्ट वाज सबमिटेड डैश द स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बाय द स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है, बाय द स्टिपुलेटेड टाइम। सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। तो प्रपोजिशन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ये तो आपको सारे पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। एंटोनिम आ गया यहां पर किस चीज का? जो है आपका मैग्नानिमटन, मैग्नानिमस, ठीक है। मैग्नानिमस का एंटोनिम क्या होगा? तो मैग्नानिमस का एंटोनिम होता है आपका सेल्फिश। मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार व्यक्ति टाइप जो बंदा होता है, ठीक है। और सेल्फिश आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। बट एंटोनिम सिनोनिम दिए नहीं गए हैं तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका पूछा ही जाएगा, ये तो अलग से मेंशन किया है। करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस आपको इसमें से बताना है कौन सा है, ठीक है जी। तो माई फ्रेंड वो लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, माई फ्रेंड वो लिव्स इन दिल्ली हैज कम टू विजिट मी, ठीक है। सेकंड सेंटेंस जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन वो बिलीव्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉज, उसको क्या कहते हैं? एक पर्सन जिसको जो है गवर्नमेंट के एब्सेंस में बिलीव होता है या लॉज में, तो उसको कहते हैं अनार्चिस्ट। ये पहले भी आपसे पूछा गया है, ये चीज आपको जो है वो यहां पर याद रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका चूज द मीनिंग ऑफ द ईडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल। इस ईडियम का मतलब क्या होगा? बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो इसका मतलब होता है टू वर्क लेट इन टू द नाइट, ठीक है, याद रखिएगा। बर्न द मिडनाइट ऑयल इसका मतलब होता है कि आप लेट तक जो है वो काम कर रहे हो। फिलिंग द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट वर्ड, वर्ड के साथ आपको जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। हिज आर्ग्यूमेंट्स वर सो डैश दैट वी कुड नॉट रीच एनी कंक्लूजन,
उसकी आर्गुमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी कि हम जो है वो कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाए। तो यहां पर क्या यूज होगा, यहां पर यूज होगा आपका कंफ्यूजिंग। ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस जो है वो चूज करना है। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क, ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क, सेकंड आंसर जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज हैव डन दियर होमवर्क, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। बाकी धीरे धीरे, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे करते रहेंगे, क्लास आपके मॉक टेस्ट आते रहेंगे, आपको और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती रहेंगी। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए अगला बताइए मुझे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चार आपके पास ऑप्शन है, नदी, सूर्य, पुस्तक और भाषा। तो याद रखिएगा इसका आंसर है सूर्य। ठीक है, जब आप नदी बोलते हैं तो कैसे बोलते हो, स्त्रीलिंग का फील आता है, पुस्तक स्त्रीलिंग, भाषा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो सूर्य जो है वो इसका सही आंसर होगा। कौन सा संधि विच्छेद सही है, वैसे संधि विच्छेद मेंशन नहीं किए गए, बट चलिए एक आधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संधि विच्छेद कौन सा सही है, तो सदानंद सही नहीं है। ठीक है, तो सदानंद सही नहीं है। बाकी जलान, गुरु, गुरुर्जा और विद्यालय, इनका बिल्कुल सही जो है वो संधि विच्छेद किया गया है। भोजन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, भोजन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई भी उपसर्ग जो है वो यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा भोजन में। नेक्स्ट है आपका संगीत का तत्सम रूप क्या होगा। संगीत का तत्सम रूप, तो संगीत का तत्सम रूप आपका संगीत ही होता है। ठीक है, तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तत्सम होता है जो हम संस्कृत से शब्द लिए और उनको हम संस्कृत के रूप में ही यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे कि संगीत, संगीत का तत्सम रूप संगीत ही होगा। तद्भव कौन से होते हैं, हमने संस्कृत से लिए, ठीक है, और हम उनको तोड़ मरोड़ के जो है वो हिंदी में अलग रूप से यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम देता हूं, ग्राम एक शब्द होता है संस्कृत का, तत्सम है शब्द ग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गांव बोल देते हैं। सर्प होता है, इसको हम सांप बोल देते हैं। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये तद्भव होते हैं, और बाकी जो संस्कृत वाले होते हैं वो तत्सम होते हैं। ठीक है, बाकी जो बैच वाला दिख रहा है उसको तो ये सारी चीजें क्लियर होगी, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कृतवाच्य कौन सा है। कृतवाच्य, ठीक है, कृतवाच्य है आपका बच्चा दूध पीता है। ठीक है जी, बच्चा दूध पीता है और लड़का खेल रहा है। ठीक है, दोनों जो है वो आपके ए और सी कृतवाच्य है। कृतवाच्य का मतलब होता है जिसमें जो क्रिया होती है उसका डायरेक्ट जो केंद्रन होता है वो कर्ता पे होता है, यानी कि क्रिया डायरेक्टली जो है वो कर्ता पर निर्भर करती है। जैसे दूध पी रहा है, ठीक है, पीना क्या है, क्रिया है, तो कहां कौन पी रहा है, बच्चा पी रहा है। खेलना क्रिया है, कौन खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, यानी कि कर्ता खेल रहा है। तो ये कर्ता है दोनों और क्रिया ये है, तो डायरेक्टली उनसे उनका रिलेशन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्यार्थी में प्रयुक्त कौन सा समास है, तो विद्यार्थी में जो समास होता है वो होता है आपका तत्पुरुष। ठीक है, विद्या का अर्थी विद्यार्थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। जब वह स्कूल गया तब उसने खेला, दो वाक्यों का मिश्रण। ठीक है जी, मिश्र वाक्य याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आपको एक बार डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी आपको पता लगेगा। नीति में कौन सा प्रत्यय यूज होता है। ठीक है, नीति में ई प्रत्यय जो है वो आपका यूज होता है। विद्या का दान, वाक्य में उचित तत्पुरुष समास का रूप क्या है, तो विद्यादान। सिंपल सा आंसर, विद्यादान को जो है वो विद्या का दान बोला जाता है। उसने सोचा कि वह सही है, वाक्य में कौन सा वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है। याद रखिएगा, उसने सोचा वह सही है, इसमें आपका मिश्र वाक्य यहां पर आता है। ठीक है जी, चलिए ये थोड़े क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी थे, एक आधे क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्लासेस से जैसा कि मैंने आपको बोला बिल्कुल एग्जैक्ट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए रीजनिंग पे आ जाइए। रीजनिंग में तो आपको सब कुछ वही मिलेगा। मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है सीरीज में। मिसिंग नंबर क्या दिया गया, मतलब कि क्या दी गई सीरीज, 2, 6, 12, 20, 30। अब एक चीज याद रखिएगा भाई, रीजनिंग आपकी आएगी 10 नंबर की। 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, तो 10 नंबर की रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक उसमें जो है वो मेंशन किया गया है। अब ये जो आपकी सीरीज है, अब आपको जब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, n क्या है, यहाँ पर n है आपका पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर जो है वो आपका n है। पोजीशन नंबर का मतलब क्या हो गया, पोजीशन नंबर का मतलब ये है कि भाई n जो है वो आपका कौन से प्लेस पर है। जैसे ये एक प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पोजीशन हो गई इनकी, तो इस पोजीशन को जो है वो n बोलेंगे। तो
पहले पे लगा के देखते हैं, 2 × 2 + 1, ठीक है, 3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 आ गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये पहले हम किस पे लगा के देखेंगे, ये तो सेकंड हो गया, पहले हमने लगाया फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 × 1 + 1, ठीक है, तो ये आ गया 2 एकम 2, तो 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर तीसरी पोजीशन का देखेंगे, 3 × 3 + 1, तो ये हो गया 4, और 4 ये 12, ये 12 आ गया आपका, ठीक है। फोर्थ पोजीशन का देखते हैं, तो 4 × 4 + 1, 4 और 1 5, 5 चौके 20, ये 20 आ गया, ठीक है। फिर फिफ्थ पोजीशन का देखेंगे, ये आ गया 30, और सिक्स्थ पोजीशन का देखेंगे फिर 6 × 6 + 1, तो ये आ गया 42, तो 42 इसका आंसर सही होगा। मतलब समझ आया आपको कि यहां पर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको प्लस कर रहे हैं जो इनकी पोजीशन है। पहले 1 को प्लस किया तो 2 आया, इसमें फॉर्मूला लगाया तो 6 आया, इसमें फॉर्मूला लगाया तो 12 आया, इसमें फॉर्मूला लगाया ये 20 आया, और इसमें फॉर्मूला लगाया 30 आया। ये थोड़ा हार्ड लेवल है, और भी इजी लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम लास्ट इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में कौन सा शब्द लास्ट आएगा, जो शब्दकोश होता है उसमें सबसे अंत में कौन सा आएगा। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको पता ही होगा कि डिक्शनरी में किस तरीके से वर्ड दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे फॉलो होगा, ठीक है, लास्ट कैसे होगा, क्या होगा, तो लास्ट जो आएगा वो जोन आएगा। समझ आ गई। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा आपका जील। जील क्यों, अब यहां पर जेड देख लीजिए, जेड के बाद आपका ईव आ रहा है, ठीक है। अगर जेड से पहले कोई ए होता तो वो पहले आता, ठीक है। जील के बाद कौन सा आएगा, जील के बाद आएगा आपका ज़ेब्रा, ठीक है, ज़ेब्रा। उसके बाद आपका जेनिथ, और उसके बाद आपका जोन, ठीक है। मतलब पहले क्या देखा आपने, पहले आपने देखा जेड, देखा कि सब में जेड है तो जेड पहले आएगा। उसके बाद देखा कि किसमें सबसे पहला अल्फाबेट आ रहा है, तो आपने यहां पर देखा ई इसमें आ रहा है, ठीक है जी, तो आपने इसको लगा लिया। बट ई इसमें भी आ रहा था, तो आपने इसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसमें इससे अगला जो है वो ए था, और इसमें इससे अगला जो है वो बी था। तो इस तरीके से जो है वो डिक्शनरी के वर्ड्स को जो है वो चेकआउट करते हैं। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा, वो होगा आपका जोन। और सबसे पहले वाला पूछता तो पहले वाला कौन सा होता, वो होता आपका जील, ठीक है जी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी समझ आएंगे। विषम शब्द का चयन कीजिए, ऑड वन आउट आपको। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्फेयर, गोल, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और गोला, इनमें से कौन सा अलग है। अब ऐसे आप देखोगे तो आपको क्या ही पता लगेगा, ठीक है। तो अलग जो है वो स्फेयर है, गोला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाकी जो शेप हैं वो सारी 2D होती हैं, और स्फेयर जो है वो आपका 3D होता है। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर का संबंध है पेशेंट से, तो लॉयर का संबंध जो है वो किससे होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में क्या कर देते हैं, केस लगा देते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर का संबंध मरीज से है तो वकील का संबंध किससे होगा, केस से होगा, नहीं होगा भाई, क्लाइंट से होगा। सही आंसर जो होगा वो होगा आपका क्लाइंट। क्यों होगा, अगर यहां पर डॉक्टर का संबंध जो है वो आपका मेडिसिन से बोला जाता, तो वकील का संबंध किससे होता, केस से होता, ठीक है। बट यहां पर डॉक्टर किसके लिए काम कर रहा है, पेशेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। वकील किसके लिए काम करेगा, वकील जो है वो भाई क्लाइंट के लिए काम करेगा, ग्राहक के लिए काम करेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर आ जाता भाई डॉक्टर का संबंध है हॉस्पिटल से, ठीक है, तो वकील का संबंध किससे होता, वकील का संबंध होता अदालत से। तो इस तरीके से आपको जो है वो रिलेशन क्रिएट करके देखना है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड, चलो ये तो मैंने यहां पर लगा ही दिया है। कौन कौन से, प्लेनेट, कंटिनेंट, कंट्री, स्टेट, पहले क्या आएगा दूसरे पे क्या आएगा, तो पहले नंबर पर क्या आता है, पहले नंबर पर प्लेनेट आता है, दूसरे नंबर पर फिर कॉन्टिनेंट आता है जो कि आपके महाद्वीप होते हैं, तीसरे नंबर पर कंट्री आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पहले प्लेनेट, कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, और फिर उसके बाद सिटी, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले नंबर पर प्लेनेट, सेकंड पर आपका जो है वो कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से एक दो जो भी आपका सही होगा वो आपको चुन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, श्रृंखला को पूरा करना है आपको, ABCDEFIJ, बिल्कुल इजी है भाई। क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा आपका GH, ABCDEFGHIJ। तो इस तरीके से बहुत इजी होगी है, तो इससे ज्यादा थोड़ी टफ जो है वो आपसे पूछी जाएगी। चलिए, ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन बी से लंबा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है आपका बी। किस तरीके से, यहां पर देखिए क्या पूछा गया है कि ए बी से लंबा है,
तो आपको जब भी इसका, ऐसे तो यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया, ठीक है, बट मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ए बी से लंबा है, तो लंबे के लिए आप क्या याद करोगे कि ये वाला जो ओपन माउथ है ये आपका लंबे के लिए यूज कर रहे हैं, और जो ये छोटे वाला एरिया है ये हम छोटे के लिए यूज कर रहे हैं, और ये हम जो है वो लंबे के लिए यूज कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। बाकी साइन आप कोई भी लगा सकते हो। तो क्या बोला, ए बी से लंबा है। ए किससे लंबा है, ए लंबा है आपका बी से, ठीक है, लेकिन सी से छोटा है, तो इससे बड़ा कौन सा हो गया, इससे बड़ा आपका सी हो गया। समझ आ गया। डी ए से छोटा है, डी जो है वो ए से छोटा है लेकिन बी से लंबा है, तो डी ए बी के बीच में आएगा कि ए से तो छोटा है, तो यहां पर आपका डी आ जाएगा, लेकिन किससे लंबा है, बी से लंबा है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा सी ए डी और बी जो है वो यहां पर बन जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, वो होगा बी, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, वो होगा आपका सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये है आपके रैंकिंग वाले, कई बार ये आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लड बुक का जो रिलेशन है वो रीड से है, तो पेन का किससे होगा, बिल्कुल इजी, पेन का होगा आपका राइट से। नेक्स्ट की बात करते हैं, श्रृंखला में अगला कौन सा आएगा, 5 10 20 40, अगला कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सी मतलब कि टेक्निक फॉलो हो रही है, 5 × 2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर 10 × 2 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 × 2 क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और 40 × 2 क्या आ जाएगा आपका यहां पर 80 आ जाएगा। तो 80 जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट की 6 3 6 9 12 कौन सा आएगा अगला, तो यहां पर क्या फॉलो हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे 3 दूनी 6, अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करते हो 3 को तो ये 6, फिर 6 को 2 से करोगे 6 दूनी 12, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये वाला पैटर्न यहां पर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और कौन सा पैटर्न लग रहा है, 3 में अगर 6 कैसे आएगा, 3 में क्या करेंगे 6 आएगा, तो 3 में अगर हम 3 प्लस कर दें तो यहां पर 6 आ जाता है, ठीक है। 6 में अगर हम 3 प्लस कर दें तो यहां पर 9 आ जाता है, तो ये थोड़ा पैटर्न फॉलो हो गया। 9 में अगर 3 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, 12 के बाद हम 3 प्लस करेंगे तो यहां पर आएगा 15, तो 15 आंसर जो है वो सही होगा। तो जब भी आप सीरीज वाले क्वेश्चन करते हो तो आपको एटलीस्ट जो है क्या करना है, लगा के देखना है कि भाई कौन सी चीजें फॉलो हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही है, कौन सा मेथड इसमें बैठ रहा है। एग्जैक्ट कई बार चांसेस होते हैं कि एग्जैक्ट आपको पता लग जाए, बट 2 3 आपको लगा के देखने पड़ेंगे, तभी आपको एग्जैक्ट जो है वो पता लगेगा। चलिए, एक ट्रेन 6 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ट्रेन की गति क्या है। अब आप बोलोगे भाई ट्रेन और वाले क्वेश्चन तो बोले नहीं गए हैं, ठीक है, बट चलिए फिर भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ट्रेन क्या है, एक ट्रेन 6 घंटे में, ठीक है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहां पर जो है वो टाइम दे दिया गया है कितना, 6 घंटे, और यहां पर जो है वो डिस्टेंस दे दिया गया है कितना, 360 किलोमीटर। स्पीड बतानी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा, 360 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, चिकम चिकम छत्ती 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, बट तब इजी होते हैं जब आपको फॉर्मूला पता होता है। तो क्या आंसर होगा, बी जो है वो इसका आंसर सही होगा। समझ आ गया आपको। इस तरीके से फॉर्मूलाज जब आप अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आपका इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक गोल ट्रैक की परिधि 84 मीटर है, त्रिज्या क्या रहेगी, ठीक है, कि अ सर्कुलर ट्रैक हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 84 मीटर, बट व्हाट इज द रेडियस, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr, ठीक है जी। अब सर्कमफ्रेंस कितनी दी है, 84 दी है, 2 कर लीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। आपको फाइंड आउट करनी है रेडियस, ठीक है। थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि 84 × 7, बाकी ये तो बिल्कुल बेसिक्स की चीजें हैं, इसको आप नीचे ले जाओगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्स वैल्यू आएगी 147/11, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 30.36 के अराउंड, जो कि आप राउंड फिगर में करोगे तो 14 आपका आंसर जो है वो यहां पर आ जाएगा। तो मेजर क्या होता है, मैं एक चीज याद बोल रहा हूं आपको कि ट्रिक्स आप जरूर यूज कीजिए, ठीक है, बट उसके अलावा आपको फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि सभी क्वेश्चन पे ट्रिक्स अप्लाई नहीं करती, तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला पता होगा, तो आप फॉर्मूले से जो है वो उस चीज को सॉल्व कर सकते हो। समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा होगा जिनको मैथ्स नहीं आती, भाई कुछ धुरंधर होंगे मैथ के जो बोलेंगे सर ऐसे नहीं वैसे सॉल्व होना था, वैसे नहीं ऐसे सॉल्व होना था। वो सारी आपकी अपने अपने टेक्निक्स होती हैं, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है 2a = 3b = 5c, देन व्हाट इज a रेशो b रेशो c।
अब देखने में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन, अब सबके पास अपने अपने तरीके होंगे करने के, बट मेरा जो तरीका है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो उसको आप जो है वो यहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है आपका 2a इज इक्वल टू, ठीक है, 3b इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, 5c। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और आपने क्या यहां पर लिख लेना है, a रेशो b रेशो c, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले अगर हम a का निकाल रहे हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a पर हम क्या करेंगे, कट मारेंगे, ठीक है। a पर क्या करेंगे, हम यहां पर कट लगाएंगे और बाकी जो वैल्यूज होगी उनको क्या करेंगे, बाकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 5 तिये 15, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपका 15, ए की वैल्यू आ गई। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, बाकी आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्या करना है, दोबारा से लिख देता हूं मैं, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है तो इसको कट कर दीजिए, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये आ गई b की वैल्यू 10, ठीक है। तीसरी बारी में हमने 2a 3b और 5c, c बोल रहे हैं, ठीक है, c निकालने, तो अब c की वैल्यू निकालेंगे, इसको कट करेंगे, 3 दूनी 6, ये आ गया 6, ठीक है। तो 15 रेशो 10 रेशो 6 इसका जो है वो सही आंसर होगा। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा आपको उसको, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को कट करो, बाकी को मल्टीप्लाई करो, बी की वैल्यू निकालनी है बी को कट करो, बाकी को मल्टीप्लाई करो, सी की वैल्यू निकालनी है सी को कट करो, बाकी को मल्टीप्लाई करो। तो ये एक तरीके की ट्रिक थी, बट आपको इसको डिटेल्ड में सॉल्व करना भी आना चाहिए। आपके पास अपने भी ऑप्शन होंगे, बट मैंने बता दिया कि एग्जाम में अगर टाइम बचाना है, ठीक है, 2 घंटे में आपको 90 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह भी आपको यूज करनी पड़ेगी अगर आपको आती है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a रेशो b की वैल्यू है 3 रेशो 7 और b रेशो c की वैल्यू है 2 रेशो 5, देन a रेशो b रेशो c की वैल्यू क्या होगी। अब इसको आप डिटेल में अपने अपने तरीके होंगे आपके पास सॉल्व करने के, मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, a रेशो b क्या बोला गया है और b रेशो c क्या बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है, ये बोला गया 3, आपका a रेशो b है आपका 3 रेशो 7, ठीक है, और b रेशो c है आपका 2 रेशो 5। इस फॉर्मेट में मैंने आपको लिख दिया। अब आपको क्या याद रखना है, ये एरो, समझ आ गया किस तरीके का एरो, ये और फिर ये, पहले नीचे को फिर इधर को फिर इधर को। तो a रेशो b रेशो c की वैल्यू क्या होगी, पहले मैंने क्या बोला था, ये वाला एरो याद रखना है, 3 दूनी 6, ठीक है जी। फिर यहां से इस एरो को यहां पर ले जाओ, 7 दूनी 14, ठीक है, और फिर इसको नीचे उतार दो, 5 7 35, ठीक है। तो 6 14 और 35 जो है वो इसका आंसर होगा। अपने तरीके से भी सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो एक एरो नीचे फिर एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे, इस तरीके का आपको जो है वो पैटर्न याद रखना है और इस तरीके से जो है वो आपको इसको राइट डाउन करना है। बहुत टाइम आपका जो है वो सेव होगा। समझ आ गया, समझ आया हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा। चलिए, ए प्लस ए बी सी एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। अब यार ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ जो है वो डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, कुछ परसेंटेज से सॉल्व करते हैं, मैं बिल्कुल आपको इजी बताऊंगा। टाइम एंड वर्क वैसे सिलेबस में दिया नहीं गया है, बट फिर भी ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जिनके आपको फॉर्मूलेज वगैरह पता होने जरूरी है। क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी इसका किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। बी प्लस सी उसी काम को जो है वो कितने दिन में करता है, 20 दिनों में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ए के आगे लगाना है इस तरीके का डंडा, ठीक है जी, और सबसे पहले ऊपर इसको कर लेना है मल्टीप्लाई, तो 15 दूनी 30, 300 जो है वो आ गया। फिर नीचे की तरफ इसको कर लेना है इसमें से माइनस, ठीक है जी, तो कितना हो गया, 20 में से 15 गए, ये आ गया आपका 5, ठीक है। तो कितना डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका 60 डेज, ठीक है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 60 डेज में करेगा। सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा, तो आंसर होगा आपका 60। समझ आ गया। तो अगर इस तरीके का कोई भी आंसर आ जाए तो कुछ नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में करके नेगेटिव कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने बोला ना कई जगह पर ट्रिक्स आपकी यूज होती हैं, बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको किस तरीके से उस चीज को डिटेल में कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद आप जो है वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए एचपीजीके के तो सारे पूछे जाएंगे। वो वाज अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर पार्ट सी स्टेट आफ्टर द मर्जर विद द इंडियन यूनियन इन अक्टूबर 1948, ठीक है जी। बिलासपुर का 1948 में जब पार्ट सी बनाया गया था तो उस समय उसके चीफ कमिश्नर कौन थे, तो वो थे आपके आनंद चंद, ठीक है, याद होगा आपको आनंद चंद, ठीक है जी।
किन्नौर जिले के छितकुल गांव में स्थानीय देवी कौन सी है? कौन सी देवी जो है वो स्थानीय देवी मानी जाती है? पहले तो याद रखिएगा छितकुल गांव भी किन्नौर में है, और दूसरा माथी देवी जो है वो स्थानीय देवी मानी जाती है। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर जिले के किस स्थान पर मंडी के राजा ईश्वरी सैन को 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था? पहली बात तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कांगड़ा के राजा संसार चंद ने मंडी के किस राजा को, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, किस राजा को 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था? तो आंसर होगा ईश्वरी सैन। ठीक है, कहां का राजा था? ठीक है, नादौन का। मतलब कहां पर बना के रखा था? नादौन में जो है वो बंदी बनाकर रखा था। कहां का राजा था? मंडी का राजा था। नेक्स्ट है, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का संबंध किस स्थान से है? तो वो है आपका गगरेट ऊना से। किसका संबंध माना जाता है? कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का गगरेट ऊना से संबंध माना जाता है। किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी में के आसपास चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो वो था आपका औरंगजेब। ठीक है, 1678 याद रखिएगा टाइम पीरियड। परशुराम कोठी कुल्लू जिले के किस गांव में है? तो परशुराम कोठी पड़ती है निरमंड में। ठीक है, परशुराम कोठी। हाल ही में ही हिमाचल प्रदेश में स्थापित दवा उद्योगों की सहूलियत के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब किस जगह स्थापित की जा रही है? अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, कीवर्ड याद रखना है। प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब कहां पर बनाई जा रही है? तो वो बनाई जा रही है आपकी झाड़ माजरी, झाड़ माजरी सोलन के आसपास। ठीक है जी, तो झाड़ माजरी में जो है वो उसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में ही प्रदेश के किस स्थान में पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ प्रयोगशाला जो है वो बनेगी? ठीक है, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी कहां पर बनाई जा रही है? तो वो बनाई जा रही है आपकी कथेड़ में। कथेड़ पड़ता है आपका कालका शिमला नेशनल हाईवे पर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में ही भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध है आपका सिरमौर जिले से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की है? तो वो की है आपकी हिमाचल प्रदेश ने। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये सारे आपको समझ आए हैं और अच्छे लगे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए इसी तरीके की मॉक टेस्ट के ऊपर कि नहीं चाहिए। बाकी डिटेल में तैयारी करना चाहते हो, 110% अपने आप को सक्सेसफुल पाना चाहते हो, तो जीके स्टडी का बैच एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।